Hello friends, welcome to our idiom classes on YouTube channel Psychological Hub. I am Diksha Sharma. Today we will discuss about the living world. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ बात शेयर करना चाहूँगी। पहला कि मेरा जो भी वीडियो होगा वो एनसीईआरटी बेस होगा। मेरी पूरी यही कोशिश होगी कि मैं एनसीईआरटी के जितने भी मेन पॉइंट्स हैं आप सबसे डिस्कस करूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि एनवीएस हो या केवीएस हो या डीएसएसबी किसी भी लेवल का आपका एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें एनसीईआरटी बुक्स ही ली जाती हैं। और दूसरा कि आप अगर आपको वीडियो में कुछ भी मेन लगे, कुछ भी इम्पोर्टेंस लगे, तो आप प्लीज़ वीडियो के साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते चले। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, लिविंग थिंग्स। व्हाट इज लिविंग थिंग्स? A living thing is an organized structure. It may be a single celled, such as bacterial cell, or multicellular, such as animals and plants, that are made up of several cells. Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organisms. Okay. लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पहला तो उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे उनका। और दूसरा वो एक यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, वो प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं, वो यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं। और लिविंग थिंग्स का मेन फीचर कुछ यूनिक होते हैं, जैसे आपका उसमें ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना हो गया, इंट्रैक्शन भी हो गया, मूवमेंट्स, लोकोमोशन, अदर्स एयर भी आपके यूनिक फीचर होते हैं, वो लिविंग थिंग्स के होते हैं। नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स। थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, मूव, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइफ इन दैम. एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर रॉक्स, बकेट्स एंड वाटर. इन सिंपल में कहा जाए तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें ग्रो नहीं होगा, जो मूव नहीं कर सकते, जो ब्रीथ नहीं कर सकते, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगे। और जिनमें किसी भी प्रकार का जीवन नहीं होगा वो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में ही आएंगे। जैसे कि आपका सिंपल रॉक हो गया, बकेट हो गया, वाटर हो गया, चेयर हो गया, एयर हो गया, इटीसी। अब हम मेन पॉइंट्स हमारा स्टार्ट होगा। व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ओके, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो पहले यहाँ पे हम दो शब्द आप उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, नॉन डिफाइनिंग में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रखा गया है, जबकि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस को रखा गया है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन तो आपका मेन कैरेक्टर्स है आपका लिविंग थिंग्स का है, लेकिन इसको नॉन डिफाइनिंग में रखने का भी कुछ रीज़न है यहाँ पे जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब पहले ये शब्द भी आप समझ लीजिए, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को क्यों डिवाइड किया गया। अगर हम किसी चीज़ को कोई टर्म्स या कंडीशन दे रहे हैं तो वो उस चीज़ पे ही लागू होना चाहिए, वो भी पूरी तरह से अप्लाई होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अगर एक भी एक्सेप्शन आ गया तो उसको हम डिफाइनिंग नहीं कहेंगे, और इसका आगे आप खुद अपने आप समझ जाओगे। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है जो कि नॉन डिफाइनिंग में आएगा, ग्रोथ। ओके, व्हाट इज़ ग्रोथ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. Multicellular organisms as well as unicellular organisms grow by cell division. Okay, one must remember that increase in body mass is considered as growth. Okay, non-living objects are grow if we take increase in body mass as a criteria for growth. Mountains, boulders and sand mounds do grow. In living organisms, growth is from inside. That is importance लाइन। ओके, देखिए ग्रोथ किसे कहेंगे? अगर बॉडी मास में इंक्रीज हुआ या नंबर में इंक्रीज हो गया तो वहाँ पे इसको कहा गया ग्रोथ। ओके, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो उसमें ग्रोथ होगा। ग्रोथ आपके बाय सेल डिवीजन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो उसमें ग्रोथ होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे एक देखेंगे आप टर्म्स अप्लाई किया गया है कि
इंक्रीज इन बॉडी मास, अगर हम इंक्रीज बॉडी मास कंसिडर लेंगे एज ए ग्रोथ, तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि आपके नॉन लिविंग थिंग्स में भी बॉडी मास इंक्रीज होता है। वो कैसे? वो आपका वहाँ पे एक्सटर्नल बॉडी मास इंक्रीज होगा, उसमें एक्यूमुलेशन जो होगा वो आपका एक्सटर्नल होगा। बट यहाँ पे लिविंग थिंग्स में जो होगा बॉडी मास इंक्रीज वो आपका इंटरनल होगा। यहाँ से ये आपका डिफरेंट हो गया। मीन्स आपका ग्रोथ जो होगा, अगर नॉन लिविंग थिंग्स में अगर बॉडी मास को कंसिडर लेके करें तो वहाँ पे एक्सटर्नल होगा, और जबकि लिविंग थिंग्स में आपका वो आपका इनसाइड से ही होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक पेन लिया, पेन को आपने किसी एक रूम में आपके घर के कोने में आपने रख दिया, ठीक है। आप 1 साल बाद 2 साल के बाद आप जब उस पेन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक पतली सी लेयर जो होंगी वो डस्ट पार्टिकल्स के जमा हो जाएंगे, उस पर डस्ट एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो अब आपने 1 या 2 साल पहले जो आप पेन रखे थे उसका बॉडी मास मीन्स उसका हाइट वेट कुछ और होगा, उसका मेजरमेंट। आप जब 1-2 साल के बाद उसको मेजर करेंगे तो उसका जो डस्ट पार्टिकल्स उसके पतली लेयर जमी हुई है, एक्यूमुलेट हो गए हैं, अब उसको मेजर करेंगे तो उसका बॉडी मास कुछ अलग आएगा। ओके, तो यहाँ पे उसका बॉडी मास तो चेंज हो गया ना, तो वहाँ पे एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल बॉडी मास इंक्रीज होने की वजह से उस नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो गया। इसी वजह से ग्रोथ वर्ड को जो कहा गया वो नॉन डिफाइनिंग कहा गया। हाँ, बस ये अलग लिविंग थिंग्स से इस प्रकार है कि लिविंग थिंग्स में जो ग्रोथ होगा वो आपका इनसाइड होगा, इंटरनल होगा। आई होप आपको ये अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. In lower organisms like yeast and hydra, we observe budding. In planaria flatworms, we observe two regeneration, that is, fragment organisms regenerates the lost part of its body and become a new organisms. The fungi, the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. There are many organisms which do not reproduce: mules, sterile workers, bees, infertile human couples, etc. Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristics of living organisms. This is also important line. Okay, रिप्रोडक्शन सिंपल सा डिफिनेशन है कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम प्रोड्यूस ऑफ यंगर वंस को कंसिडर करते हैं। मीन्स कोई एक न्यू फॉर्म को जन्म देना, ये कैपेसिटी जिसमें होता है, ये प्रोसेस जो होगा उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स भी होते हैं, सेक्सुअल भी होते हैं, एसेक्सुअल भी होते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में मैक्सिमम देखा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ओके, अब मैं ये सब लाइन इसलिए लिखी हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड में ये सब लाइन भी दिए गए हैं जो कि मेन है। एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि आपको कोई ऑर्गेनिजम्स दे दिया गया, उसमें ये आपसे सीधे पूछा जा सकता है कि इसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है। ये मेरा इसलिए आपको इसमें समझाने का इसलिए ही एम है मेरा, और कि अगर आपसे पूछा गया कि ईस्ट एंड हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, उसमें आप कह सकते हो कि बर्डिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। फ्लैटफॉर्म में जो होता है रिप्रोडक्शन वो आपका रीजनरेशन के द्वारा होता है, वो भी आपके 2 मीन्स रिप्रोडक्शन उसमें आप वो उसकी बॉडी भाग जो होते हैं वो फ्रैगमेंटेशन में डिवाइड हो जाती हैं, और ईच फ्रैगमेंटेशन जो होते हैं वो एक न्यू ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है, वो प्रोड्यूस करता है एक प्रोजेनी को। दूसरा फंजाई होगा या फिलामेंटस एल्गी जो होते हैं या प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस जो होते हैं, वो सभी फ्रैगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स एक प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं। और हम यहाँ पे डिफ़ाइन करने जा रहे हैं कि रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया। देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो जिनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका म्यूल्स हो गया, स्टेराइल वर्कर बीज हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गया। इनमें किसी भी न्यू लाइफ फॉर्म को जन्म प्रोड्यूस करने का या रिप्रोड्यूस करने का कैपेसिटी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ से सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी हम नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में रखा गया है।
आई होप आपको इन दोनों का अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों रखा गया। बाकी तो आपको डेफिनेशन मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट अब देखें तो हम यहाँ पे हमारा डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 दिया गया था, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम डिफाइन करते हैं मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं। All living organisms are made of chemicals. These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecules. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. Okay. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism. No non-living object exhibits metabolism. इसमें यही है कि आपका हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं। हम सभी केमिकल से बने हुए हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स etc. हमारे बॉडी के अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शन जो होते हैं हर सेकंड, हर मोमेंट्स होते हैं। इसमें कुछ स्मॉल केमिकल रिएक्शन दूसरे में चेंज हो जाएगा, फिर वो दूसरी केमिकल रिएक्शन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये ऑल, जैसे इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन भी 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक। कुछ रिएक्शन जो होगा वो ब्रेक डाउन होकर दूसरी चीज़ को बनाएंगे, कुछ रिएक्शन जो होगा फॉर्मेशन करके कुछ दूसरे फॉर्म केमिकल को बनाएंगे। इसी प्रकार एक दूसरे से कोरिलेट होकर हमारे बॉडी के अंदर हज़ारों केमिकल रिएक्शन चलते हैं। जैसे सिंपल सा हम देखते हैं, डाइजेशन के प्रोसेस में हम भोजन को इंटेक करते हैं, वो भोजन ब्रेक डाउन होगा, फिर ब्रेक डाउन होने की वजह से हमें उससे एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी हम गेन करेंगे, फिर एनर्जी हमारे बॉडी रिपेयर करेगा और बाकी एनर्जी हम अपने वर्क्स में यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। इसी प्रकार ये सभी केमिकल रिएक्शन जो होते हैं एक दूसरे से कोरिलेट होकर हमारे फंक्शन, बॉडी फंक्शन को करने में हेल्प करते हैं। तो इसी सब रिएक्शन को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाया जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं पाया जा सकता। ओके, अब मेन आपका कॉन्शियसनेस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज this ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environment. फिर तुम समझ लीजिए कॉन्शियसनेस को दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं अवेयरनेस। ओके, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अवेयरनेस रखना ही हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और उसमें मेन पॉइंट मैं लिखना भूल गई, सॉरी, कि ह्यूमन बींग्स जो होता है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में सोचने, समझने, लॉजिक, रीजनिंग करने की कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए उसे सेल्फ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। प्लीज़ नोट डाउन दिस लाइन। एंड कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स से लेकर यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट करते हैं। इससे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। माइग्रेट्स बर्ड के बारे में आप सुने ही होंगे, ये सब आपके कॉन्शियसनेस के अंडर आते हैं। अंडरस्टैंडिंग हो गया, कॉग्निटिव स्किल हो गया, ये सभी आपके कॉन्शियसनेस में आते हैं। एंड नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अ सेल इज ए फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। All living organisms made of cell from unicellular to multicellular or from prokaryotic to eukaryotic. Cellular organization is the basis and evaluation of life in which micromolecules form macromolecules which then form organelles, organelles for the cells which becomes tissue, organ and system. This then forms a whole organisms. Okay, the main important things, the cell मीन्स जो सेल होता है वो हमारे बायोलॉजिकल फंडामेंटल यूनिट्स होता है हमारी लाइफ का। हमारे बेसिक यूनिट्स जो होता है वो एक सेल होता है। हमारी लाइफ जो जहाँ से स्टार्ट होती है वो एक सेल होता है, ठीक है। और कोई भी यूनिसेलुलर होता है वो एक सेल से मिलके बनेगा, मल्टी सेलुलर होगा वो मैक्सिमम मल्टी सेल से मिलके बने होंगे। फ्रॉम प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स जो भी होंगे सब आपके एक सेल से बने होंगे, उनका लाइफ स्टार्ट जो होगा वो सेल से होगा। और वो सेल माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा और ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो होगा ऑर्गन सिस्टम्स बनाएगा। लास्ट ऑर्गन सिस्टम जो होगा वो एक
होल ऑर्गेनिजम्स को बनाएगा। इस प्रकार सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका नॉन डिफाइनिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। और आपको जो भी अच्छा लगा हो प्लीज़ उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ एंड मैं आपका अगले वीडियो में जो भी बाकी पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस करूँगी। ओके, बाय बाय।